हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार और बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये वीडियो 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर होने वाली है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो पूरे 10 नंबर आपको इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो 5 हम क्वेश्चन बताएंगे वो टोटल आपके 10 नंबर में पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 5 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, 10 नंबर 10 मिनट में तैयार हो रहे हैं तो बेहद खुशी की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ से आपको एक और सूचना देनी है कि 15 दिन का चैलेंज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है, ठीक है। पहले दिन से 15 दिन तक लगातार आपको डेली 5 प्रश्न हम बताएंगे, ठीक। ज़्यादा नहीं है, 5 प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आधा घंटा अगर टाइम निकाल कर ये वीडियोस देख लेंगे तो 5 प्रश्न आपके आसानी से कवर हो जाएंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में आपको टोटल 75 प्रश्न हम करवाएंगे, ठीक। 15 दिनों में 75 प्रश्न आप अगर कर लेंगे तो ये मानिए आप फिजिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जितने होते हैं कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 90 क्वेश्चन होते हैं, वही आपको तैयार करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में पूरी फिजिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। टारगेट आपका 95% का है, वो हम आपको पूरा अचीव करवा देंगे। इस 15 दिनों में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अभी से, ठीक है। तो पहले डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आगे 15 दिन तक डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दो टाइप से पूछा जाता है। एक होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का ये दूसरा नियम है, और इसको पूछ लेता है लेंज का नियम है, ठीक। तो यहाँ से ये लेंज का नियम है, इतना इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। फिर हम इसका आंसर लिखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है, ये देखते हैं। तो ये है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, ठीक, की दिशा सदैव ऐसी होती है, कैसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी सीधी सिंपल भाषा में है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं, ठीक। बहुत आसान है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेंज का नियम क्या होता है पूछेगा तो लिखना है आपको, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं, बस। या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। फिर आप वही लिख सकते हैं, धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत आसान है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको प्रकाश का अपवर्तन लिखना है और उसके नियम लिखने होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है पहले, उसके बाद समझेंगे नियम क्या होते हैं। तो है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग अथवा या तथा दिशा बदल जाती है।
इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग अथवा दिशा बदल जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये कोई एक क्या है, एक पारदर्शी या सतह है, चिकनी सतह है। ठीक, यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस सतह से जब यहाँ पर कोई आपतित किरण आती है, यानी ये विरल माध्यम है, मान लिया ये है विरल माध्यम। ठीक है, ये बहुत दूर दूर यहाँ पर कण है, ये है विरल। ठीक, उसके बाद में ये है सघन माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या करती है, वह अपने अभिलंब के विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक, या तो यहाँ से सीधी जानी चाहिए थी इस तरह से, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा इधर झुक जाती है या फिर थोड़ा सा उधर झुक जाती है। ये होता है अभिलंब, आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं पता है। ठीक है, इसको हम ध्यान से आपको समझाएंगे, वो आप समझना है। ये होता है आपका आई आपतन कोण और ये होता है आर आपका अपवर्तन कोण। बस इसमें इतना ही समझना होता है। ठीक, अब यहाँ से समझिए, जब एक प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, मतलब ये इस दिशा में सीधे जा रहा था, इसकी दिशा बदल जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपवर्तन के हम नियम देखते हैं, तो अपवर्तन के यहाँ पर दो नियम होते हैं। ठीक है, तो दो नियम में सबसे पहला नियम क्या होता है, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण ये है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्तन हो रही है तो ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण। ठीक, और ये आपतन बिंदु है, यानी कि यहाँ पर आपतित किरण है और यहाँ पर अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर आपतन बिंदु है और ये अभिलंब है। ठीक, तो तीनों एक ही तल में आपको दिख रहे होंगे, इसी तल में तीनों मिल रहे हैं, तो यही है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, बस चित्र को समझिए और आंसर लिख दीजिए। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन यानी कि नियम नंबर 2 है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्ध्य अथवा रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यह बहुत ही आसान है, समझने वाला बात है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, इन दोनों माध्यमों के लिए आपतन कोण की यानी किसी विशेष रंग की तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है या निष्पत्ति एक नियतांक होती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक, इसमें लिखते हैं यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यही कह रहा है कि किसी दो माध्यमों में, कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्ध्य अथवा रंग के प्रकाश के लिए, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य अथवा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति या अनुपात एक नियतांक होता है। बस साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, यही हमारा नियम हो जाता है। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो तरंगाग्र क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर समझते हैं तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र में हम लिखेंगे उत्तर, किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित, यानी किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार तथा समतल तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, समतल प्रकार के होते हैं या तीनों प्रकार के होते हैं।
फिर से समझिए ध्यान से। इसमें है कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। यानी किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। अब तरंगाग्र गोलीय होता है, बेलनाकार तथा समतल, तीनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही 2 लाइन में उत्तर देना है कि ऐसे स्रोत जिनका कालांतर नियत हो तथा समय के साथ ना बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिखना होता है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं या कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होता है ऐसे स्रोत जिनका कालांतर नियत हो तथा समय के साथ ना बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये देखने से पहले चैनल पर अभी तक अगर बने हैं तो लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और जो भी आपका डाउट रह जाता है वो कमेंट कर दीजिए। सारा कुछ क्लियर करेंगे डे 15 तक का, यानी 15वें दिन तक आपको टोटल 75 प्रश्नों को हम करवा चुके होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पूछे या फिर पूछे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेगा क्या होता है या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, तीनों में आपको यही परिभाषा लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब जैसे ये एक प्रकाश, ये क्या है, एक है धातु की सतह, जब इस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, जैसे ये एक प्रकाश है और ये एक धातु की सतह है, तो इस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इस धातु की सतह से एक कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब बाहर निकलने लगते हैं। इसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। आज का डे 1 है, उसके बाद में हम 15 दिन तक लगातार देखेंगे 5 क्वेश्चन प्रतिदिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो में अभी तक बने हैं तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।